गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड। ओके। चैप्टर का नाम होगा आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है। तो इस चैप्टर को हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को एंड किया था। ठीक है, ताकि आप आसानी से दोनों चैप्टर्स को कनेक्ट कर सकें, रिलेट कर सकें। ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर के नेम को ही समझ लेते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 2 पार्ट्स में आपका चैप्टर होगा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन क्या होता है वो आप अच्छी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में समझ चुके होंगे। तो अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो फ्रांस की क्रांति है, और हम कह रहे हैं द रशियन रेवोल्यूशन, तो इसका मतलब रसिया की क्रांति यानी रूस की क्रांति, उसकी हम बात करेंगे। ये दोनों ही क्रांतियाँ जो हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड रशियन रेवोल्यूशन, हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो हमें ध्यान से इसको समझना है। इसके अलावा हमारा एक पार्ट है इसमें सोशलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप के समय यूरोप में जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का उदय किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है, फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में समाजवाद का उदय होता है, सोशलिज्म की फीलिंग जो है वो लोगों में बढ़ती है। अब ये सोशलिज्म क्या है ये हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। यहाँ थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ सकते हैं। एक होता है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। ठीक है, और उस तरह के लोगों को बोला जाता है कैपिटलिस्ट लोग। तो अगर हम कहें कि हमारी सोसाइटी जो है, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, तो इसका मतलब है कि उस सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी है या जो पैसा है, मनी है, वो कुछ ही लोगों के पास होगा। ठीक है, यानी कुछ लोग धनवान लोग होंगे, कुछ पैसे वाले लोग होंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, उन्हीं के बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहलाते हैं। अगर हम सोशलिज्म की तरफ जाएं, समाजवाद की तरफ जाएं, तो समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो कहते हैं कि अगर आपकी जो सोसाइटी है ना, उसमें सभी लोग इक्वल हैं। अगर सभी लोग इक्वल हैं तो जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, वो सबके लिए बराबरली इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सबको बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो ये समाजवाद का मूल सिद्धांत है, इक्वलिटी पर बेस्ड है समाजवाद, सोशलिज्म, कि आपकी अगर सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं, और प्रॉपर्टी जो भी होगी, जो मनी होगा, वो सभी के पास क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इस तरह की सोसाइटी है तो सोशलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। एंड इस सोच को, इस थिंकिंग को, ये क्या होती है, सोशलिज्म होती है। ओके। इस चैप्टर काफ़ी लेंदी आपका चैप्टर होगा, लेकिन हम इसको टुकड़ों में पढ़ने वाले हैं। ये आपके टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में: सोशल चेंजेस इन यूरोप, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, द रशियन रिवॉल्यूशन, कंडीशंस इन रशिया ड्यूरिंग द ईव ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, Revolution of 1905, Bloody Sunday, Impacts of the First World War, the February Revolution in Petrograd, Lenin, October Revolution, Changes in Russia after October Revolution, the Civil War, Stalin and Collectivization, Russian Revolution and the World, Russian Revolution and India। तो ये काफ़ी लंबा आपका चैप्टर है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को हम टुकड़ों में पढ़ने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि दो दो टॉपिक्स हम एक दिन में पढ़ेंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका सोशल चेंजेस इन यूरोप से। ओके। सो देयर वर मैनी सोशल चेंजेस वर टेकिंग प्लेस इन यूरोप इन द 18th century. The French Revolution inspired the people with the ideals of liberty, equality and justice. सो हम 18 सेंचुरी की बात करें तो 18 सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में यूरोप की हम बात कर रहे हैं, तो यूरोप में काफ़ी सोशल चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, सामाजिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो हैं यूरोप में देखने को मिल रहे थे हमें। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को काफ़ी कुछ इंस्पायर किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कुछ देन है। ठीक है, दुनिया को कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दिया है। वो क्या दिया है,
लिबर्टी के बारे में बताया है, इक्वलिटी के बारे में बताया है, जस्टिस के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये कुछ आइडियल्स थे, कुछ आइडियाज़ थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें दिए। मैनी पीपल हैड डिफरेंट व्यूज अबाउट हाउ द गवर्नमेंट शुड वर्क एंड अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। आज भी हमेशा हम देखने को मिलते हैं, लोगों के विचार डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो लोग सोचते अलग अलग व्यू के हिसाब से उनका मानना था कि गवर्नमेंट को, यानी किसी भी देश की जो सरकार है, उसको किस तरह से वर्क करना चाहिए, एंड अबाउट द राइट्स ऑफ द पीपल, एंड वहाँ के लोगों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, अपना हर एक देश का अपना अलग अलग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। जहाँ जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो नहीं है वहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो रूल करते हैं मोनार्की सिस्टम पे। ठीक है, तो मेनली हम जब हम राइट्स ऑफ पीपल की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि वो वहाँ अधिकार कब दिए जाते हैं, जब वो कंट्री कैसा है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, तो जहाँ लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, तो वो किस तरह के अधिकार होने चाहिए, ये भी लोगों के इस बात पर भी अलग अलग विचार थे। While some people wanted the establishment of democratic principles, the other supported the monarchical form of government। ये मैंने अभी जो बताया वही है। कुछ लोग चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बिल्ड हो, लोकतंत्र पे बिल्ड हो। कुछ लेकिन अदर्स जो हैं वो मोनार्कियल सिस्टम को ही सपोर्ट करते थे, यानी कि जो सरकार है वो कैसी होनी चाहिए, राजतंत्र वाली होनी चाहिए, राजा राजा वाली होनी चाहिए। वहाँ एक राजा होना चाहिए, ठीक है, जो हेरिडिटरी किंग होगा, आनुवंशिक रूप से राजा है, राजा का बेटा जो होगा फिर वो राजा बन जाएगा। तो इस तरह का मोनार्कियल सिस्टम होता है। ठीक है, तो लोगों के अपने अपने विचार थे। द थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ पीपल एट दिस टाइम वर द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो यूरोप का समाज था, जो यूरोप पूरी सोसाइटी थी, वहाँ जो लोग रहते थे वो तीन तरह के विचारधाराओं में बट गए। ठीक है, उन तीन तरह की विचारधाराओं को ही कहा गया। एक 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 तरह की विचारधारा थी, उसको लिबरल्स कहा गया, दूसरी तरह की रेडिकल्स एंड तीसरी तरह की कंजर्वेटिव्स। ठीक है, तो ये तीन ग्रुप्स में कहें, तीन आइडियाज के हिसाब से कहें, लोग बट गए थे यूरोप में जो लोग थे। ठीक है, तो अब हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं कि लिबरल्स में क्या, कौन लोग थे, क्या उनकी सोच थी, रेडिकल्स की क्या सोच थी, एंड कंजर्वेटिव्स की क्या सोच थी। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, सो द लिबरल्स, अगर हम लिबरल की बात करें तो लिबरल वर्ड का मतलब होता है उदार। लिबरल्स यानी उदारवादी लोग, यानी ऐसे लोग अ, जो जो सभी धर्म का क्या कर सकते हैं, सभी धर्मों को मानते हैं। ठीक है, उदारवादी हैं, दयालु हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो लिबरल्स कहलाते हैं। दे वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी। तो पहला पॉइंट है, दे वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी, वो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। ठीक है, दे वांटेड नेशंस टू बी टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, और बदलाव भी कैसा चाहते थे, वो चाहते थे कि जो सभी देश हैं, जो नेशंस हैं, वो क्या करें, सभी धर्मों को इक्वल समझें। टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स में सभी धर्मों को मानें, एक देश में सभी ऑल डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रह सकते हैं, ऐसा लिबरल चाहते थे। ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि अगर एक कंट्री है, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, तो उसमें एक ही धर्म के लोग रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। लिबरल्स का मानना था एक नेशन है, उस नेशन में किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो दे वांटेड नेशन टू बी टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। एंड थर्ड पॉइंट, दे बिलीव्ड इन सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो ये ऐसा मानते थे, उनकी ये सोच थी कि लोगों को कुछ अधिकार दिए होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी जो गवर्नमेंट होगी वो ज़बरदस्ती लोगों के अधिकारों को छीन नहीं सकती है। कुछ अधिकार होंगे लोगों को, जो जो वो अधिकार जो हैं वो गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है तो वो अधिकार उनको मिले गए हैं, वो बच सकते हैं। और ये अधिकारों की रक्षा कौन करता है, वो अधिकारों की रक्षा होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, पार्लियामेंट से। तो ये यही सारी चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम भारत की बात करें, अगर भारत की सरकार ही कुछ गलत नियम बना दे तो लोगों की जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन कर सकता है, हम कोर्ट जा सकते हैं,
और कोर्ट में जो भी वर्क होता है वो किस हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो संविधान के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। हमारे अधिकारों की रक्षा कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान करता है। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट, दे ऑल्सो आर्ग्यूड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्री टेरियन गवर्नमेंट। ठीक है, वो उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो सरकार है वो कोई मोनार्कियल सिस्टम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, राजशाही नहीं होनी चाहिए जहाँ राजा का शासन हो, ऐसी सरकार नहीं चाहते थे वो लोग। वो चाहते थे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट, यानी एक चुनी हुई सरकार, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, ऐसा वो लोग चाहते थे, जैसा कि इंडिया में होता ही है। द लिबरल्स सॉरी द लिबरल्स however were not democrats as they did not favor the principle of universal adult franchise। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ये प्योरली डेमोक्रेट्स नहीं थे, वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन गवर्नमेंट चाहते थे। हम जब लिबरल्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो एक लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार तो चाहते थे, लेकिन फिर भी वो प्योरली डेमोक्रेट नहीं थे। वो इसलिए प्योरली डेमोक्रेट नहीं थे क्योंकि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को फेवर नहीं करते थे या नहीं मानते थे। ठीक है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है जो भी वयस्क हैं, जो एडल्ट्स हैं यानी 18 प्लस हैं, उनको सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन ऐसा ये लिबरल्स नहीं मानते थे। वो उनका क्या मानना था, दे वर इन फेवर ऑफ वोटिंग ओनली बाय मैन एंड द प्रॉपर्टीड क्लास। ठीक है, उनके हिसाब से, लिबरल्स के हिसाब से सिर्फ ऐसे पुरुषों को, मैन को वोट देना अलाउ था जिनके पास प्रॉपर्टी थी, यानी जो पैसे वाले जो पुरुष थे, ठीक है, जो मैन थे, वही वोट दे सकते थे। अदरवाइज महिलाओं को यानी विमेंस को तो वोट देने का अधिकार था ही नहीं। ठीक है, उसके ये फेवर में नहीं थे, तो ये लोग थे लिबरल्स। ओके, तो ये आपके हो गए लिबरल्स हो गया। अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की। जब हम रेडिकल की बात कर रहे हैं तो रेडिकल टर्म का मतलब होता है कट्टरपंथ, कट्टरपंथी। ठीक है, तो जब रेडिकल्स किसी व्यक्ति को कहेंगे तो हम कहेंगे वो कट्टरपंथी है। अब कट्टरपंथी का मतलब होता है कि ये सभी धर्मों को एक जैसा नहीं मानते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, ये सभी धर्मों को, रिलीजन्स को एक जैसा नहीं मानते हैं। ये मेजॉरिटी पे बिलीव करते हैं और किसी एक ही रिलीजन को ये मानेंगे। वो मानेंगे कि हमारा रिलीजन जो है, धर्म है, वही अच्छा है, बाकी के नहीं हैं। सो द रेडिकल्स वांटेड अ गवर्नमेंट ड्यूली इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो रेडिकल्स जो लोग थे, जो रेडिकल विचारधारा के लोग थे, वो चाहते थे कि जो सरकार है किसी भी देश में, वो कैसी होनी चाहिए, वो वहाँ रहने वाले जो मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनके आधार पे होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की हम एग्जांपल ले लेते हैं तो इंडिया में अगर मेजॉरिटी देखें तो वो हिंदू रिलीजन है। सो रेडिकल्स के अकॉर्डिंग अगर क्या होना चाहिए था, भारत में जो सरकार होनी चाहिए थी, जो गवर्नमेंट होनी चाहिए थी, वो हिंदू गवर्नमेंट होनी चाहिए थी। कैसी होनी चाहिए थी, हिंदू गवर्नमेंट, क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है, हिंदू रिलीजन की है। तो ये कट्टरपंथी लोग थे। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें, मैनी रेडिकल सपोर्टेड वीमेंस मूवमेंट टू अचीव वोटिंग राइट्स, सफ्रेगेट मूवमेंट्स। अब यहाँ एक इन लोगों की अच्छी बात क्या थी, वो मेजॉरिटी को बिलीव करते थे, डेट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन एक अच्छा इनका मूवमेंट ये था कि रेडिकल्स जो हैं वो महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिलाने के हक में थे। वो चाहते थे कि विमेंस को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, एंड जो वुमेंस को वोट देने का अधिकार के लिए जो आंदोलन चले गए, जो मूवमेंट चलाए गए, उन्हीं मूवमेंट्स का नाम था सफ्रेगेट मूवमेंट्स। ठीक है, वुमेंस को यानी महिलाओं को वोटिंग राइट दिलाने के लिए जो मूवमेंट्स यानी आंदोलन चलाए गए थे, उन्हीं आंदोलनों को हम कहते हैं सफ्रेगेट मूवमेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं, दे अपोज द प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। अब इसके साथ साथ ये जो लैंड ओनर्स थे, जो ज़मीन के मालिक होते हैं, जो ज़मींदार होते हैं, या जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं, उनको जो अधिकार मिले हुए थे उनके ये खिलाफ थे। ठीक है, क्योंकि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हमने पढ़ा है कि उस समय सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी और फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स को काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मिले हुए थे, एंड थर्ड एस्टेट हमेशा इसके खिलाफ रहता था। यहाँ भी क्या हो रहा है
कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो वेल्दी पीपल्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, उनके ये लोग रेडिकल्स क्या थे, खिलाफ थे, अपोजिशन में थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट वर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब हम ये कहें कि ये लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ थे, तो हम इसका सबसे पहला मतलब ये है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए किसी के पास। ठीक है, ऐसा रेडिकल्स का मानना नहीं है। इनका मानना ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही लोगों के पास हो। सोसाइटी में अगर 100 लोग रह रहे हैं, उसमें से सिर्फ 1-2 के पास ही वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी और के पास ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाह रहा, ठीक है, वो चाह रहे थे सभी के पास होनी चाहिए। तो दे वर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। समाज के कुछ तबकों के पास ही अगर पैसा है तो ऐसा वो नहीं चाहते थे। ठीक है, हम भारत का एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। अगर हम बात करें जो जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत रिच पीपल्स हैं, तो भारत की आबादी तो 135 करोड़ है, लेकिन उन रिच पीपल्स की आबादी क्या है, गिनी चुनी है। यानी कि भारत का मोस्टली पैसा कुछ लोगों के हाथ में है। ठीक है, तो ऐसा ही रेडिकल्स नहीं चाहते थे। इसके बाद हम तीसरी जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, उस तरह के लोगों की बात कर लेते हैं। ये थर्ड जो आइडियोलॉजी थी, ये थे कंजर्वेटिव्स। ठीक है, यानी कंजर्वेटिज्म। ये कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेटिव्स लोग, इनको कहा जाता है रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी यानी कि पुरानी सोच के लोग। ठीक है, पुरानी विचारधारा के लोग। ये आपने बहुत तरह से कहते हुए सुना भी होगा कि ये व्यक्ति तो पुरानी सोच का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे कि महिलाओं का जो वर्क है वो है कि वो घर पे रहें, घर का काम करें, और पुरुषों का काम होता है कि वो बाहर जाएं और बाहर जाके काम करें और कमाएं घर के लिए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो सोच है ये पुरानी सोच थी। आज समय क्या है, बदल रहा है, समाज चेंज हो रहा है, और आज आज महिलाएं जो हैं बाहर जाके काम करती हैं। तो उस तरह के लोग को हम क्या बोलते हैं, वो पुराने विचार के लोग हैं। और वही हम क्या बोलते हैं उन्हीं को, कंजर्वेटिव्स, यानी रूढ़िवादी लोग। सो द कंजर्वेटिव्स अपोज्ड द व्यूज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द लिबरल्स एंड द रेडिकल्स। जो कंजर्वेटिव्स लोग थे, उन्होंने लिबरल और रेडिकल दोनों की ही सोच को क्या किया है, अपोज किया है, विरोध किया है। ठीक है, कंजर्वेटिव दोनों को ही नहीं मानते थे। दे बिलीव्ड इन द प्रिविलेज एंजॉयड बाय द नोबिलिटी एंड द वेल्दी क्लास। ये मानते थे कि जो नोबिलिटी यानी जो पैसे वाले लोग हैं, जो वेल्दी क्लास है, ठीक है, जो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के जो लोग हैं, उनको जो प्रिविलेजेस मिले गए थे, सो कंजर्वेटिव लोग चाहते थे कि वो प्रिविलेजेस सही हैं, वो सही हैं। ठीक है, वो गलत नहीं है, उनको वो प्रिविलेज मिलने चाहिए, ऐसा कंजर्वेटिव्स का मानना था। ठीक है, सो कुल मिला के ये क्या चाह रहे हैं, ये बदलाव नहीं चाह रहे हैं। कंजर्वेटिज्म का सबसे आसान मीनिंग होता है, ये लोग वो लोग होते हैं जो डू नॉट वांट चेंज, ये कभी भी बदलाव नहीं चाहते हैं। हाउएवर, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन ब्रिंगिंग चेंजेस एट अ स्लो पेस इन सोसाइटी। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, तो इन लोगों को लगा कि बदलाव तो होना ही चाहिए या होके ही रहेगा। तो एक इनका मानना था, धीरे धीरे उन्होंने अपनी सोच में चेंज किया कि ठीक है, अगर आप बदलाव चाहते भी हैं तो बदलाव होगा, लेकिन कैसे होना चाहिए, एट अ स्लो पेस इन द सोसाइटी, धीरे धीरे होना चाहिए, अचानक से बदलाव नहीं होना चाहिए। बदलाव अगर होना भी चाहिए तो धीरे धीरे होना चाहिए। The conservatives believed that the past should be respected and changes in society should be made gradually. एंड कंजर्वेटिव्स का बिल्कुल ये मानना था कि पास्ट को, जो पुरानी जो चीज़ें हैं, उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, पास्ट को रेस्पेक्ट देनी ही देनी है, और जो भी आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, चेंजेस लेना चाहते हैं, वो एक ग्रेजुअली प्रोसेस होना चाहिए। ग्रेजुअल का प्रोसेस मतलब एक धीरे धीरे आप बस बदलाव लेके आएँ, आप अचानक से सडनली बदलाव ना लेके आएँ। ठीक है, ये कंजर्वेटिव्स का मानना था। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में जो सोशल चेंजेस यूरोप में आए हैं
और उनके बाद जो 3 तरह के लोग क्रिएट हुए यूरोप में, ठीक है, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, उनके बारे में पढ़ा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।